हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से शुरू करने वाले हैं। लास्ट टाइम पे हमने इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स तक पढ़ लिया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम इंडियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, तो एक जो इमेज ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो हमारे सामने आती है, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है वो बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ के जो लोग हैं वो जो है वो अलग अलग रिलीजन, उनका अलग कल्चर है, उनका अलग ट्रेडिशन है, और वो एक मिक्सचर है ऑफ ऑल द डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड कास्ट्स एंड सेक्स एंड एवरीथिंग। तो जो इंडियन सोसाइटी है एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो डाइवर्स सोसाइटी है। जो इंडिया है एक मोनोलिथिक सोसाइटी, मतलब एक सेम जो कल्चर को फॉलो करने वाली या एक सेम रिलीजन को फॉलो करने वाली सोसाइटी का से नहीं मिलके बना हुआ है, ऐसे लोगों से नहीं मिलके बना हुआ है, बल्कि जो इंडिया है वो एक मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है। वी आर अ सोसाइटी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, जहाँ पे सोशल सेक्शंस हो, हाँ, एक ऐसे सोशल सेक्शंस होते हैं जो कि कम है नंबर्स में, और एज कम्पेयर टू सम अदर ग्रुप्स, मतलब कुछ ऐसे सोशल सेक्शंस होते हैं जिनका जो नंबर है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर सोशल सेक्शंस या अदर ग्रुप्स जो कि ज्यादा है नंबर में। अगर हम किसी ग्रुप को जो कम है नंबर में, अगर वो जो है वो उसे माइनॉरिटी कहते हैं, और अगर कोई ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी है, तो क्या उसको जो है वो जो मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो नंबर में ज़्यादा हैं जो लोग, उनका कल्चर को क्या उस माइनॉरिटी ग्रुप को, उन लोगों के कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए, ये करना है, करना पड़ता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये मानता है कि जो जो डाइवर्सिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है। देयरफॉर वन ऑफ और जो हमारी जो फंडामेंटल राइट है वो एक राइट ऑफ द माइनॉरिटीज है टू मेंटेन देयर कल्चर, कि माइनॉरिटीज का हक है, उनका अधिकार है कि वो अपना कल्चर जो है उसे मेंटेन कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके। यानी कि उनको जो मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके कल्चर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना कल्चर उसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने कल्चरल जो वैल्यूज़ है उनको प्रोफेस कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो माइनॉरिटी स्टेटस है ये सिर्फ इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन रिलीजन, ये जो है सिर्फ रिलीजन पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज भी होती हैं और इसको भी इंक्लूड किया गया है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस होते हैं उसके अंदर। मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मतलब कि ऐसी भाषा जो बहुत ही कम जगह पे बोली जाती है, जो बहुत ही कम लोग, स्मॉल ग्रुप ऑफ नंबर, जो स्मॉल ग्रुप है लोगों का, वो जो है वो ऐसी भाषा जो बोलते हैं। कल्चरल माइनॉरिटीज भी होता है, जैसे कि जो कुछ कुछ पर्टिकुलर जो रीजन है वहाँ का जो लोगों का जो कल्चर होता है वो बाकी लोगों से बहुत ही अलग होता है। अब वो जो कल्चर है वो बहुत ही कम लोग उसे प्रैक्टिस करते हैं, और तो वो जो पर्टिकुलर जो लोग हैं जो उस कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत ही कम है नंबर, तो उसको हम बोलते हैं कल्चरल माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज आर ग्रुप्स दैट हैव कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन एंड इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द कंट्री एज अ होल। मतलब एक ऐसे ग्रुप या एक ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी, जिनका कोई कॉमन जो है लैंग्वेज होता है, ये कॉमन जो है उनका रिलीजन है, और जो कि या तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री में रहते हैं या फिर पूरी कंट्री में रहते हैं, पूरी कंट्री में वो फैले हुए हैं। बट वो जो जो उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। वो बाकी जो लोग हैं उनके सोशल सेक्शन जो है उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू देम। मतलब माइनॉरिटी ग्रुप्स जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं, या तो वो एक पर्टिकुलर पार्ट में रह रहे हैं कंट्री के और सिर्फ वहीं पे रहते हैं वो लोग, बाकी पूरे कंट्री में जो लोग रहते हैं वो जो है वो उनसे अलग है, उनका जो कल्चर है, उनका जो लैंग्वेज है वो उनसे अलग है। तो वो जो जो पर्टिकुलर पार्ट में रह रहे हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स, वो एक माइनॉरिटी बन जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही कम है नंबर्स में। लेकिन वहीं पर माइनॉरिटीज हम उन्हें भी कह सकते हैं जो कि पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, बट उनका जो नंबर है वो बाकी लोगों से काफी कम है। जैसे कि अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो वो जो है दे आर वो पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में मौजूद है। पर एज कम्पेयर टू अदर सोशल सेक्शंस, जैसे कि जो हिंदूज हैं या दूसरी कास्ट की, दूसरे रिलीजन की अगर हम बात करें, तो उनका जो नंबर है वो कम है, इसीलिए हम उसको माइनॉरिटी कहते हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो जो है वो पूरे इंडिया में आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे, पर एज कम्पेयर टू देयर हिंदू काउंटर पार्ट्स उनका जो नंबर है वो काफी कम है, इसीलिए हम उसको जो है वो माइनॉरिटी कहते हैं। उनको माइनॉरिटी का एक दर्जा जो है वो मिला हुआ है। Such communities have a culture, language, and script of their own.
एंड हैव द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप दीज। मतलब ऐसे कम्युनिटीज का खुद का कल्चर होता है, उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, उनका खुद की स्क्रिप्ट होती है, और उनके पास पूरा अधिकार है कि वो उसको प्रिजर्व करके रख सके। जितने भी ऑल माइनॉरिटीज, अगर लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस हो, वो अपने खुद के जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। बाय डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। मतलब अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो सेटअप करके वो अपने ही जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है विल नॉट वाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो जो जो गवर्नमेंट है वो एड देती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, उनको कुछ हेल्प प्रोवाइड करती है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी। पर अगर मतलब अगर या और भी किसी फॉर्म में अगर गवर्नमेंट जो है वो ऐसे एड प्रोवाइड कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर नहीं करेगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे को के बीच में। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस दैट ये जो है ये मैनेज किया जा रहा है बाय अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, और तो इसको हम थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करेंगे, इसको कम एड प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड प्रोवाइड कर रही है तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा जो है फॉर्म किया गया है या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा, सबको बराबर का जो है वो एड दिया जाएगा, और ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो गवर्नमेंट नहीं करेगी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये भी एक राइट है जी, ये हम पढ़ते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, अगर जो हमारी वन वुड एग्री कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही ज्यादा इसमें इम्प्रेसिव जो है, एक इंटरेस्टिंग जो फंडामेंटल राइट्स कंटेन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट सिर्फ इन राइट्स को लिखने से कुछ नहीं होगा, एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि ये जो राइट्स है ये एक्चुअली में प्रैक्टिस किए जाएं और डिफेंड किए जाएं। अगर इन राइट्स पे अगर कोई भी मतलब अगर ये राइट्स अगर जो है वो विड्रॉ करता है, या ये राइट्स जो है कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं, तो इनको डिफेंड करना चाहिए। अगर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की ये जो राइट्स हैं ये हैम्पर होते हैं, तो उसके लिए ये जो है जो गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले कि ये जो राइट्स है इनको प्रोटेक्ट किया जाए और ये जो राइट्स है इनको डिफेंड किया जाए। तो सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है, उनको एक्चुअली में इन राइट्स को प्रैक्टिस करना और उनको डिफेंड करना जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो इज द मीन्स थ्रू विच इट दिस इज टू बी अचीव्ड, कि अगर आपके राइट्स हैम्पर हो रहे हैं तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये मेक श्योर करता है कि आपको जो आपके राइट्स हैं वो आपके अधिकार जो है वो आपको दिए जाने चाहिए। तो डॉक्टर जो अंबेडकर अंबेडकर साहब जो है उन्होंने कंसिडर किया जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो पर्टिकुलर राइट है ये हार्ट एंड सोल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो राइट है ये इट इज सो बिकॉज ये जो राइट है ये सिटीजन को जो राइट देता है कि वो अप्रोच कर सकते हैं एक हाई कोर्ट को, या तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो हैम्पर हो रहे हैं, और उसको रिस्टोर करने के लिए अगर उनका वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो उनको रिस्टोर करने के लिए वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं सिटीजन। तो जो सुप्रीम कोर्ट जो एंड हाई कोर्ट्स है वो इशू कर सकती है ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। मतलब अगर ये जो राइट्स है ये हैम्पर हो रहे हैं या वायलेट हो रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो ऑर्डर्स दे सकती है, डायरेक्टिव्स दे सकती है गवर्नमेंट को कि ये जो राइट्स है इनको दोबारा से आप री करें, और ये राइट्स आप प्रोटेक्ट करें सिटीजन्स के। तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है और हाई कोर्ट भी। अब द कोर्ट्स है वो कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स जो है उन्हें वो उनको क्या कहते हैं हम लोग रिट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेशल ऑर्डर्स इशू कर सकती है इन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, इन राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग रिट्स कहते हैं। अब टोटल यहाँ पे हम हमारे पास 5 टाइप्स के रिट्स हैं जिसके हम देख सकते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्शोरेराय। तो ये जो है ये हमारे पास 5 रिट्स हैं, इन्हें एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। हेबियस कॉर्पस का जो लैटिन में जो मतलब होता है वो होता है टू हैव द बॉडी, कि शो मी द बॉडी, ये इसका एक लिटरल मीनिंग होता है इन लैटिन। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। ये जो रिट है हेबियस कॉर्पस का, ये ऑर्डर कर मींस दैट द कोर्ट ऑर्डर्स द अरेस्ट दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। मतलब जो भी गवर्नमेंट जो पुलिस जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ने किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया है, तो अगर कोर्ट जो है हेबियस कॉर्पस का अगर रिट इशू करता है, तो वो ऑर्डर करता है गवर्नमेंट को, पुलिस को, कि ये जो अरेस्टेड पर्सन है इसको कोर्ट के सामने शो किया जाए, इसको कोर्ट के सामने जो है उसको प्रेजेंट किया जाए। तो मतलब कोर्ट ये ऑर्डर करते हैं कि आई वांट दैट बॉडी, कि टू शो मी द बॉडी, आई वांट टू हैव दैट बॉडी।
तो ये जो इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो अरेस्टेड पर्सन को किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है, अगर वो लॉफुल नहीं है या कोर्ट उस ग्राउंड से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो ऑर्डर भी कर सकता है कि इस अरेस्टेड पर्सन को जो है वो फ्री किया जाए। मतलब समझ, तो ये जो पर्टिकुलर राइट है ये सिर्फ, मतलब ये अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपके और अनलॉफुल ग्राउंड्स पे अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये पर्टिकुलरली कोर्ट ये जो रिट है ये इशू करता है। अगर हम मैंडेमस की बात करें तो ये जो रिट है ये इशू किया जाता है जब when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर जो ऑफिस होल्डर है वो अपना जो काम है, अपनी जो लीगल ड्यूटी है वो अच्छे से नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी वो फॉलो नहीं कर रहा है और वो इन्फ्रिंज कर रहा है तो ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो वो जो है कोर्ट जो है वो ये जो रेट है वो इशू कर सकती है और ऑर्डर दे सकती है किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर को कि वो अपना काम ठीक से करे और जो राइट ऑफ इंडिविजुअल है उसको वो प्रोटेक्ट करे। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि दिस राइट रिट इज इशूड बाय हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, कोई भी इशू कर सकता है जब कोई भी लोअर कोर्ट जो है हैज कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अगर किसी लोअर कोर्ट ने एक ऐसा केस जो है वो हैंडल कर रहा है या ऐसा केस एक्सेप्ट कर लिया है जो कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता है, जो जो लोअर कोर्ट है वो लीगली वो उसका कोई अधिकार नहीं है, उसका राइट नहीं है उसको उस पर्टिकुलर केस को हैंडल करने का, उसका ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, तो जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है ये रिट इशू करके लोअर कोर्ट को कि ये पर्टिकुलर जो केस है ये आप हैंडल नहीं कर सकते, दिस इज बियॉन्ड योर ज्यूरिसडिक्शन, और ये ट्रांसफर कर दिया जाए टू हायर कोर्ट्स। को वारंट मतलब अगर जो कोर्ट है वो उसको ऐसा लगता है कि जो पर्सन जो ऑफिस होल्ड कर रहा है वो entitled नहीं है to hold that office, it issues a writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder। अगर उनको लगता है कोर्ट को कि ये जो पर्सन ये पर्टिकुलर जो ऑफिस होल्ड कर रहा है उसके पास कोई वो एंटाइटल नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने को, वो उसके पास राइट नहीं है कि मतलब कि ये ऑफिस जो है वो होल्ड कर सके, तो ऐसे इंसान को जो अपना हायर कोर्ट्स हैं वो जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन को फ्रॉम होल्डिंग द ऑफिस। ये को वारंटर जो है वो किसी भी पब्लिक ऑफिसर को ऑफिस होल्ड करने से रेस्ट्रिक्ट करता है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इसको ये ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए, ही इज नॉट केपेबल टू होल्ड दैट पर्टिकुलर ऑफिस, तो जो है ये रिट जो है वो इशू किया जा सकता है। सर्शोरेराय जो है अंडर दिस writ the court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court। मतलब ये जो कोर्ट है वो लोअर कोर्ट या अनदर किसी भी अथॉरिटी को ये रिट इशू करके ये ऑर्डर देता है कि कोई भी कोई भी एक मैटर जो है कोई भी जो केस है वो अगर उन लोअर कोर्ट्स या अथॉरिटी में जो है वो चल रहा है तो उसको वो अगर पेंडिंग है वहां पे तो उसको वो ट्रांसफर कर दिया जाए टू दी हायर अथॉरिटी और कोर्ट। तो इसलिए जो है वो सर्शोरेराय जो रिट है वो उसका वो कोर्ट जो है वो इशू करता है। तो बेसिकली ये 5 जो है हमारे पास रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट दोनों प्रैक्टिस करते हैं और ये रिट्स जो है ये इंश्योर करते हैं कि जो लोगों की अगर उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो इन रिट्स को इशू करके जो जो कोर्ट्स है वो उनके राइट को जो है प्रोटेक्ट कर सकता है और प्रिजर्व कर सकता है। तो ये जो राइट्स है ये राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी मैनी अदर मैकेनिज्म्स हैव बीन क्रिएटेड इन लेटर ईयर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स। मतलब इन ये जो फंडामेंटल राइट्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी जो एक्शन लेती है उसके अलावा और भी कई सारे मैकेनिज्म्स जो है उनको क्रिएट किया गया, उनको अडॉप्ट किया गया ताकि इन राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाए। हमने नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज के बारे में सुना है, द नेशनल कमीशन ऑन वुमेन के बारे में सुना है, द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में सुना है, एक्सेट्रा। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस ये प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन वुमेन की राइट को या फिर माइनॉरिटी की राइट को, दलित्स की राइट को, तो जो भी शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन माइनॉरिटीज उनकी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये नेशनल कमीशन जो है उनका फॉर्मेशन किया गया, उनको क्रिएट किया गया। बिसाइड्स हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है जिसे हम एनएचआरसी बोलते हैं, इसे भी स्टेब्लिश किया गया बाय लॉ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल एंड अदर काइंड्स ऑफ राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स को बाकी अदर काइंड ऑफ राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एनएचआरसी का जो है वो क्रिएशन किया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देखते हैं हम। द रियल टेस्ट ऑफ राइट्स गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज इन देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन।
The poor, illiterate and the deprived sections of the society must be able to exercise their rights. मतलब जो अगर जो रियल टेस्ट है, अगर राइट्स को लिस्ट डाउन करने से कुछ नहीं होगा, अगर उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ही जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों के वायलेट होंगे और उनको राइट्स नहीं मिलेंगे। तो जो एक्चुअल टेस्ट है वो इस चीज में लाई करता है कि जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है वो एक्चुअल में ग्राउंड्स में जो ऑन द ग्राउंड्स जो फंडामेंटल राइट्स है, जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जो पुअर, इलिटरेट या डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उनको मस्ट बी एबल टू, वो जो है इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सके, उनके पास ये मतलब जो उनके जो राइट्स हैं वो वायलेट ना हो और वो ये राइट्स एक्सरसाइज कर पाए। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि पीपल्स यूनियन या फॉर सिविल लिबर्टीज जिसे हम पीयूसीएल बोलते हैं, और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जिसको हम लोग पीयूडीआर बोलते हैं, ये जो है ये काम कर रहे हैं वॉच डॉग्स अगेंस्ट द वायलेशंस ऑफ राइट्स। मतलब अगर किसी ये एज वॉचडॉग ये निगरानी रखते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये इसीलिए ये जो है ये जो सोसाइटी है ये वर्क करती है टू सी जो, जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है पीयूसीएल एंड पीयूडीआर, जो वर्क करती है ये देखने के लिए कि जो एज अ वॉचडॉग वो निगरानी रखता हुआ है, वो देखते हैं कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं जो लोगों के वो वायलेट हो रहे हैं कि नहीं। इन दिस बैकग्राउंड जो गवो ये तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो खुद से मतलब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पर इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो 2000 में एक इंस्टीट्यूशन को जो है वो स्टेब्लिश किया जिसे हम बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो एनएचआरसी है उसका फॉर्मेशन किया, उसको स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ने 2000 में। जो एनएचआरसी है ये जो है इसके अंदर कौन कौन आता है, कौन कौन मेंबर्स होता है एनएचआरसी का, तो बेसिकली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ऑफ इंडिया, वो जो है वो इसका पार्ट होता है। एक फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब रिटायर्ड जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो, और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट यानी कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के वो, एंड टू अदर मेंबर्स जिनके पास नॉलेज है एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, वो इन इस एनएचआरसी का जो है वो मेंबर्स होते हैं, और इस और कंप्राइज करते हैं एनएचआरसी। कौन कौन? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फॉर्मर जज ऑफ हाई फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, एंड टू मेंबर्स ऐसे लोग जिनके नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। तो ये जो लोग हैं ये बेसिकली एनएचआरसी के अंदर आते हैं, ये उसके मेंबर्स होते हैं। जो कमीशन का जो फंक्शन होता है, इंक्लूड इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव और इन अ पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट बाय अ विक्टिम इनटू कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब ये जो कमीशन है इसका ये काम करता है, ये इंक्वायरी करता है और खुद से इनिशिएटिव लेके वो जाता है, वो देखता है कि हाँ भाई सही फंडामेंटल राइट्स लोगों के वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। कई सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में जैसे कि ईंटों की जो भट्टियां होती है, ईंटों की जो फैक्ट्रीज होती है, वहां जाके चेक करना कि लोगों को जो है उनको पर्टिकुलर उनके राइट्स मिल रहे हैं, उनको जबरदस्ती उनसे मजदूरी तो नहीं कराई जा रही है, उनको जो प्रॉपर पैसे हैं उनको दिए जा रहे हैं, उनको वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो या तो खुद से वो इनिशिएटिव लेके ये सब चेक करता है, या फिर जो पिटीशन है अगर वो प्रेजेंट किया गया है बाय विक्टिम इनटू कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर किसी विक्टिम ने अगर ये कंप्लेन की कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको उसका वायलेशन हो रहा है, अगर किसी उसने पिटीशन फाइल किया है, तो ये जाके चेक करते हैं कि क्या मतलब क्या सच में वायलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और फिर उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन लोगों के वो प्रोटेक्ट करते हैं। जेल्स को विजिट करता है, स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स की जेल में जो लोग रहते हैं, जो जिनको सजा मिली होती है, जो जेल में रह रहे हैं, उनको उनके क्या कंडीशन है, उनको बहुत उनका टॉर्चर तो नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, उनकी कंडीशंस को स्टडी करते हैं। अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो फील्ड है उसमें रिसर्च को प्रमोट करते हैं। जो कमीशन है वो रिसीव करता है कंप्लेंट इन थाउजेंड्स एवरी ईयर, हजारों लोग जो है वो कंप्लेंट्स फाइल करते हैं। कस्टोडियल डेथ मतलब अगर आप किसी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में हैं, अगर किसी अथॉरिटी की कस्टडी में, और उस कस्टडी में अगर आपकी डेथ हो गई, अगर कस्टडी में है आप और अगर आपका रेप हो गया, तो ये डिसअपियरेंसेस, पुलिस एक्सेसेस, फेलियर इन टेकिंग एक्शन, इंडिग्निटी टू विमेन, इन सब केसेस में जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो एक्शन लेता है, और जो है वो फिर
जांच करता है और लोगों के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इन मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन हैज बीन ऑन डिसअपियर्ड यूथ इन पंजाब एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ गुजरात राइट केसेस वेयर इट्स इंटरवेंशन प्रूव्ड इफेक्टिव। ये जो डिसअपियर्ड यूथ है इन पंजाब, ये बहुत ही 1990s का ये केस है पर्टिकुलरली, जब एक एक यूथ जो है वो डिसअपियर हो गया था। अ, और ये जो गुजरात राइट्स हैं, ये जो 2002 में जो गुजरात राइट्स हुए थे, ये पर्टिकुलरली उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो पर्टिकुलर जो केसेस है डिसअपियर्ड यूथ इन पंजाब, ये बहुत ही पुराना केस है। तब जो है और ये जो एनएचआरसी उसने सीबीआई को जो है वो ऑर्डर दिया था कि इसके ऊपर सही तरीके से मतलब जांच होनी चाहिए, और पता पता करें कि मतलब क्या कारण है, कैसे उसको अच्छे से स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए। और एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ गुजरात राइट्स जो है वो हमारे गुजरात में जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, वो उसके बारे में है पर्टिकुलरली, कि तब भी जो है वो एनएचआरसी ने आके जो है उस काम किया। और जो है ये जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है वो इंटरवेंशन रहा एनएचआरसी का इन दोनों केसेस में। तो वो भी एक बात आता है। और ये जो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, इसने जो डिसअपियर्ड यूथ, अगर हम उसकी बात करें डिसअपियर्ड यूथ इन पंजाब की, तो एनएचआरसी जो है उसने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो यूथ है उसके किलिंग में, एक यूथ की डेथ हो गई थी जिसका नाम है कश्मीर सिंह, बाय द पंजाब पुलिस इन अ फेक एनकाउंटर, and has asked the state government to pay an interim relief of rupees 2 lakhs to the victim's family। तो ये जो केस है ये 1997 का केस है, जो पुलिस ने फेक एनकाउंटर में, पुलिस ने ऐसा कहा था कि ये जो है ये भाग रहा था। ये पुलिस के जो पुलिस ने इसको कैप्चर किया उसके बाद ये भाग रहा था। उसने जो पुलिस के जो कुछ लोग हैं, जो पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह, उन पे हमला किया। तो उस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पुलिस है उसने फायर की, और जिस गन से रिवॉल्वर फायर किया, जिसके कारण जो है वो कश्मीर सिंह की जो है वो डेथ हो गई। पर कश्मीर सिंह के पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि ऐसा नहीं हुआ था, एक्चुअली में जो है वो पुलिस ने फेक एनकाउंटर में इनको मारा है कश्मीर सिंह को। तो वो जो है वो एनएचआरसी ने ऑर्डर किया गवर्नमेंट को कि भाई एक सीबीआई इंक्वायरी इसके ऊपर होनी चाहिए, और जो जो यूथ की जो फैमिली है उसको 2 लाख रुपए देने चाहिए। तो ये जो है ये डिसअपियर्ड यूथ की पूरी कहानी है। वहीं पे गुजरात राइट्स जो हुए थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो राइट्स हुए थे, उसमें भी जो एनएचआरसी है वो उसने काफी सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन देखने को मिला। जो कमीशन का ये पावर नहीं है कि वो किसी को सजा दे सके, वो प्रोसिक्यूट कर सके। वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इनिशिएट, और कोर्ट्स को बोल सकता है टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन द इंक्वायरी दैट इट कंडक्ट्स। जो भी वो इंक्वायरी करते हैं उनके बेसिस पे कोर्ट को वो बोल सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि आप जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरुआत कीजिए, उन्हें इनिशिएट कीजिए। पर ये खुद से कोई सजा या प्रोसिक्यूशन वगैरह नहीं कर सकता है। एनएचआरसी जैसे कमीशन है जो कि स्टडी करता है, पर वो खुद से जो है वो ऑर्डर दे सकता है, वो रिकमेंड कर सकता है कि क्या करना है गवर्नमेंट को या जुडिशरी को, बट वो खुद से कोई स्टेप्स नहीं ले सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम आते हैं डीपीएसपी पे। जो मेकर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पता था कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो वाज गोइंग टू फेस मैनी चैलेंजेस। वो जानते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो कई सारे चैलेंजेस फेस करेगी। जो सबसे आगे जो इसकी में जो चैलेंज आने वाला है, जो सबसे ज्यादा फेस करने वाले हैं, वो आने वाला है इक्वालिटी एंड वेलबींग ऑफ ऑल इट्स सिटीजंस। दे आल्सो थॉट दैट सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शन वाज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम्स। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि भाई कुछ पॉलिसी डायरेक्शंस होने चाहिए जो कि इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए काम आएंगे। ऐसे पॉलिसी होनी चाहिए जो लोग मतलब इन चीजों को हैंडल कर सके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं चाहता था कि जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स हैं वो बाउंड हो जाए बाय सर्टेन पॉलिसी डिसीजंस, कि हाँ भाई इन्हीं पॉलिसी पे आपको काम करना है, इसके अलावा आप मतलब आप यू आर बाउंड टू लीगली एक्ट ऑन दीज पॉलिसीज, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो ऐसा भी नहीं चाहते थे ये लोग। देयरफॉर सम गाइडलाइंस वर incorporated in the constitution, but they were not made legally enforceable। मतलब कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो डीपीएसपी की बात हो रही है यहाँ पे, कि कुछ गाइडलाइंस जो है वो लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया, बट वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगी। यानी कि गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया गया कि आपको ये इन्फोर्स करनी ही है, ये लीगली आपको देनी है सिटीजन्स को, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया गया। बट हाँ, कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है एक पर्टिकुलर गाइडलाइन इंप्लीमेंट करना चाहती है, पर्टिकुलर लॉ बनाना चाहती है, तो
इन जो ये जो पर्टिकुलर जो पॉलिसीज़ है इनको भी मद्देनज़र रख सकती है, इनको भी इनके बारे में सोच सकती है और कहीं न कहीं एक्शंस ऐसे ले सकती है, अफ़र्मेटिव एक्शंस ले सकती है इन पॉलिसीज़ को जो है फुलफ़िल करने के लिए, ये जो गाइडलाइंस है इनको फुलफिल करने के लिए। वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी। हाँ, लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर वो जो पर्टिकुलर जो गाइडलाइंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, अगर गवर्नमेंट उनको नहीं फॉलो करती है, अगर उनको नहीं इन्फोर्स करती है, तो कोर्ट में जाके हम नहीं कह सकते हम कि गवर्नमेंट को फोर्स किया जाए कि वो ये सब गाइडलाइंस जो है इनको इम्प्लीमेंट करे, इनको इन्फोर्स करे। ये लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। इसकी इनके नॉन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इनका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को बोला जाए कि ये इसको इम्प्लीमेंट किए। ये गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करती है, उनके खुद के एक्शंस और डिसीजंस लेती है वो। तो ये जो है नॉन जस्टिसिएबल पार्ट, इट इज दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द जुडिशरी। जुडिशरी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती, ये नॉन जस्टिसिएबल है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। Those who framed the constitution thought that the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously। जो मोरल फोर्स है, जो मॉरल फोर्स है, जो ये सारे जितने भी जो है गाइडलाइंस के पीछे, ये जो है ये गवर्नमेंट को फोर्स करेगा, एक गवर्नमेंट का ये इंश्योर करेगा कि गवर्नमेंट जो है इनको सीरियसली लेगी, क्योंकि ये जो मॉरली जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सरकार अगर आई है तो ऑब्वियसली लोग भी चाहते हैं, अगर कोई सरकार बन के आई है, कि वो उनके वेलफेयर के लिए स्टेप्स ले और कुछ ऐसे लॉज निकाले जिससे उनका भला हो, लोगों का वेलफेयर हो, सोसाइटी का जब वो बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़े सोसाइटी। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट, क्योंकि वो पॉपुलर मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट लोगों के वोट से वो सेलेक्ट होकर आई है, तो गवर्नमेंट भी खुद से मतलब जो है ऐसे स्टेप्स लेगी और इन गाइडलाइंस को फॉलो करने की पूरी कोशिश करेगी। ये उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया, जो लोग हैं वुड आल्सो होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पांसिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज डायरेक्टिव्स। मतलब जो लोग हैं वो भी गवर्नमेंट को रिस्पांसिबल होल्ड करेंगे, और वो चाहेंगे गवर्नमेंट से, ये उनको उम्मीद होगी कि सरकार से कि ये जीत कर आए हैं तो भाई ये जो डायरेक्टिव्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इनको इम्प्लीमेंट करेगी, ताकि सोसाइटी का जो है वो वेलफेयर हो सके, उसका बेटरमेंट हो सके। तो एक सेपरेट लिस्ट निकाली गई ऐसे पॉलिसी गाइडलाइंस की जिनको इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन्हीं गाइडलाइंस को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि नॉन जस्टिसिएबल है, लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, पर जो है वो लोगों को भी उम्मीद होती है और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी उम्मीद थी कि जो गवर्नमेंट है इनको इम्प्लीमेंट करने की कोई ना कोई करने के लिए कोई ना कोई डिसीजंस, कोई ना कोई स्टेप्स तो या कोई ना कोई लॉस तो जरूर पास करेगी। अपनी कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो इन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको वो जरूर अपने दिमाग में रखेगी, इनको माइंड में रख के ही वो जो अपने जो पॉलिसीज इनको फ्रेम करेगी कि भाई ये भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो जाए, और जो है लोगों के बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम कुछ काम कर सके, डिसीजंस ले सके। What do the directive principles contain? The chapter on directive principle list mainly three things. तीन चीजें हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी गई हैं, वो है द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमारी सोसाइटी को अडॉप्ट करने चाहिए, ऐसे राइट्स जो इंडिविजुअल को एंजॉय करने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ ऐसे राइट्स जो इंडिविजुअल के पास होने चाहिए, और ऐसी पॉलिसीज भी जो गवर्नमेंट जो है उसको अडॉप्ट करनी चाहिए। तीन चीजें जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन करता है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या विजन रहा है बाय, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे नीचे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनका क्या विजन रहा है। तो ये जो है ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन पे हम ये आएंगे, हम अभी पहले पढ़ लेते हैं ये सब चीजें। जो गवर्नमेंट है उन्होंने टाइम टू टाइम ये ट्राई किया कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इनको सब कुछ इफेक्ट दिया जाए, इनको जो है मतलब इन्फोर्स किया जाए और इनको जो है प्रैक्टिस में लाया जाए। तो ये सेवरल जमींदारी एक्ट्स जो है, अबॉलिशन बिल्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज, फिक्स्ड मिनिमम वेजेस, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वर प्रमोटेड, एंड प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर मेड। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो सरकार है उसने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए ताकि जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है उनको कुछ इन्फोर्स किया जाए, उनको कुछ थोड़ा इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसके लिए कई सारे जमींदारी एक्ट्स जो है, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट्स जो है वो लेकर आए, बैंक्स को नेशनलाइज किया, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के लिए कई सारे रिजर्वेशन जो है वो लेकर आए गवर्नमेंट। फिक्स जो मिनिमम वेजेस है उनको फिक्स कर दिया गया, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उनका प्रमोशन के लिए कई सारे एक्ट्स लेकर आए। तो ये जो एफर्ट्स जो सरकार लेकर आई है, ये दे गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो इंक्लूड और जो
give effect to the directive principles include right to education, formation of Panchayati Raj institutions all of the country, partial right to work under employment guarantee program and the mid day meal scheme. ये सब जितने भी जो गवर्नमेंट ने ये सारी जो पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट की है, ये बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनको इफेक्ट देने के लिए, उनको इन्फोर्स करने के लिए ये सारी पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन होना, जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि मनरेगा वगैरह, उसके तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, मिड डे मील स्कीम चलाना स्कूल्स वगैरह में, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में। तो ये सब जो नतीजा है ये बेसिकली डीपीएसपी का ही जो है वो नतीजा है। उसी में जो है जो मेंशन किए गए हैं गाइडलाइन, उन्हीं को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज जो है उसको फ्रेम करती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, उसमें जो लिखा है हम वो भी एक बार रीड कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वाज पास्ड। अमंग अदर थिंग्स अमेंडमेंट इंसर्टेड जो है 42nd जो अमेंडमेंट है उसने कई सारे चेंजेस किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कई सारे एक्ट्स में चेंज किया गया, कई सारे लॉज में चेंज किया गया। पर उसके अलावा एक इंसर्टेड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजन्स की उनकी लिस्ट जो है वो इंसर्ट की गई। इस 10 ड्यूटीज जो है उनको इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में ही। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो ड्यूटीज है इनको आपको इन्फोर्स करना है, पर ये ड्यूटीज मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई है कि ये जो है सिटीजन्स की ड्यूटीज होती हैं कुछ, और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अ कंट्री ऑफ आवर नेशन आपको जो है इन ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोट हार्मनी अमंग ऑल सिटीजन्स, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ये कुछ ड्यूटीज हैं जो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ऑफ सिटीजन उसमें मेंशन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें से कुछ ड्यूटीज यही है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड द कंट्री, प्रमोट हार्मनी अमंग ऑल सिटीजन्स, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। However, it must be noted that a constitution does not make the enjoyment of rights dependent on constitutional कंडीशनल अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप जो जो राइट्स है आपको वो तभी मिलेंगी जब आप अपनी ड्यूटीज जो है उनको फुलफिल करेंगे, ऐसा नहीं है। जो फंडामेंटल जो राइट्स है उसका जो इंक्लूजन है उसने जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो इंक्लूजन हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने फंडामेंटल राइट के जो स्टेटस है वो कुछ भी चेंज नहीं किया है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी अपनी फॉलो करनी है तभी आपको जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, नहीं। आप फंडामेंटल राइट्स तो आपको, ये जो चीज है वो तो आपको हमेशा ही जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि वो आपको मिले। और कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं और कुछ ऐसे केसेस भी, सर्कमस्टेंसेस भी हैं जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट विदड्रॉ कर सकती है, बट वो स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बट उसके अलावा जो है फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को मिलना चाहिए, उसका अधिकार है, और वो जो है वो वायलेट नहीं होने चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। तो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक एक इंदिरा गांधी जो 1976 में जब ये लाया गया, तब इंदिरा गांधी की जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। और एक बहुत ही एक फेमस कोट है इंदिरा गांधी का कि पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज, पीपल पीपल रिमेंबर देयर राइट्स बट टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज, ऐसा करके कुछ लाइन है जो कि काफी, अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा तो शायद इतना समझ नहीं आया। बट अगर आप सोचे ये पढ़ने के बाद की फंडामेंटल ड्यूटीज होती है लोगों की, फंडामेंटल राइट्स भी उन लोगों को मिलते हैं, तो मतलब पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज बट रिमेंबर देयर राइट्स। मतलब लोग अपने अधिकार जो है, जो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है वो तो वो अपने याद रखते हैं, बट जो उनको ड्यूटीज है, जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते जो ड्यूटीज उनको फॉलो करनी चाहिए सिटीजन को, वो जो है वो लोग भूल जाते हैं उनको फॉलो करना। तो ये जो एक चीज है, ये काफी एक अच्छा कोट है जो इंदिरा गांधी जी ने कहा था। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हमें राइट्स जो है, हम अधिकार के लिए लड़ते हैं तो उस टाइम पे हमें हमारे जो हमारी ड्यूटीज है उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते उन्हें भी हमें पूरा अच्छे से फॉलो करना चाहिए, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इट इज पॉसिबल टू सी बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों सिमिलर तो नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग है, बट फिर भी दोनों एक दूसरे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो एक बहुत ही सूदिंग कॉम्बिनेशन है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स while directive principles of state policy exhort the government to do certain things. Of course फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट को रोकती है, जो है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप ये नहीं कर सकते, आप जो है वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते लोगों का, या मतलब कुछ कुछ, या आप लोगों की जो राइट टू स्पीच है उसको वायलेट नहीं कर सकते, ये सबका अधिकार है लोगों का, सिटीजन्स का। तो
जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिस्ट्रेन करती है गवर्नमेंट को कि वो सर्टेन थिंग्स जो है वो नहीं कर सकते, और वहीं पे जो डीपीएसपी है वो गवर्नमेंट को एग्जॉर्ट करती है, उनको गवर्नमेंट को ये कहती है कि आपको ये जो सर्टेन थिंग्स है ये आपको करने हैं। आपको पॉलिसी फॉर्म करने हैं तो कोशिश कीजिए कि ये जो चीजें जो डीपीएसपी है वो आप डीपीएसपी को उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, वो आप जो अपनी पॉलिसीज है उसके अंदर जो है उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, उसको अकोमोडेट कीजिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, गोल्स, पॉलिसीज, नॉन जस्टिसेबल राइट्स वगैरह जो हैं। सबसे पहले जो हमारी 3 चीज़ें हमने पढ़ी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक ऐसे राइट्स होते हैं जो हम फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है, बट फिर भी ये जो राइट्स है, पर्टिकुलर जो राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो सिटीजन्स के जो राइट्स होने चाहिए वो राइट्स हैं, और वहीं पे कुछ पॉलिसीज हैं जो मेंशन की गई है डीपीएसपी में कि गवर्नमेंट को इन पॉलिसीज को फ्रेम करने की तरफ, इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करने की तरफ काम करना चाहिए। तो सबसे पहले गोल्स देखते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल जो पीस है उसका प्रमोशन किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, नॉन जस्टिसेबल राइट्स मतलब एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, जो सेम काम कर रहे हैं तो सेम तनख्वाह होनी चाहिए आदमी और औरत दोनों के लिए। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है उसके अगेंस्ट आपके पास अधिकार है कि वो जो है वो लोगों का नहीं किया जाना चाहिए। राइट टू वर्क, अधिकार है आपके पास काम करने का। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ऑफ कोर्स चिल्ड्रन का ये अधिकार होना चाहिए, उनके पास ये अधिकार देना चाहिए सरकार को कि उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को जो है वो मिलनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कि अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपको पता ही होगा, ये तो जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो न्यूज में भी रहता है कि यूसीसी आने वाला है क्या, यूसीसी सरकार ऐसी पॉलिसी फ्रेम करने वाली है, यूसीसी इम्प्लीमेंट होने वाला है क्या। इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और उसमें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये मतलब हाँ कुछ ना कुछ महीनों के बीच में जो है ये न्यूज में आ जाता है, तो इसके कारण ये जो है बहुत ही एक जो है वो न्यूज़ में रहता है और इसके कारण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूज़फुल कैटल, जो है उनका जो स्लॉटर है उनको मारा नहीं जाना चाहिए। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, सो विलेज पंचायत जो है उनका प्रमोशन किया जाना चाहिए और उनको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो मेनली जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के राइट्स को, और वहीं अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो वो इंश्योर करते हैं द वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। पर कई टाइम पे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, जो वो है वो जब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती है डीपीएसपीस को, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये जो प्रॉब्लम है ये आई जब गवर्नमेंट ने जो है जमींदारी अबॉलिशन जो सिस्टम है, जो ऐसे लॉज पास किए जो जमींदारी जो है उसको अबॉलिश करते हैं, तो ये जो मेजर्स है वो अपोज्ड ऑन द ग्राउंड की वो जो राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे जो है वो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट करता है, तो इस ग्राउंड्स पे जो है ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है अगर आप डीपीएसपी को जो अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। पर however keeping in mind the societal needs that are greater than the individual interests, the government amended the constitution to give effect to the directive principles of state policy। पर जब गवर्नमेंट को ये बात पता है कि भाई ग्रेटर नीड है कि आप सोसाइटी में आपको रिफॉर्म आप करें, आप सोसाइटी को जो है आप उसको सोसाइटल नीड्स को जो है उसको नज़र में रखते हुए इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो सोसाइटी के नीड्स है कि हाँ भाई, ज़मींदारी जो लोगों ने इतने सारी जो प्रॉपर्टी जो एक्वायर करके रखी हुई है, उसको वो ज़मींदारी जो अबॉलिश उसको अबॉलिश किया जाए, और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो है वो गरीब से गरीब लोगों को भी उनको भी जो है वो ज़मीन वगैरह देनी चाहिए। तो इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक सोसाइटी पूरी एक सोसाइटी को एज़ अ होल कंसिडर करते हुए और उसके बेटरमेंट के लिए जो एक्शन लिया लेने के लिए जो गवर्नमेंट ने है उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए। ये जो एक लॉन्ग लीगल बैटल हुई, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी उन्होंने दो डिफरेंट पोजीशंस जो है वो होल्ड की। जो गवर्नमेंट है उसने क्लेम किया द राइट्स कैन बी एब्रिज फॉर गिविंग, जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हम एब्रिज कर सकते हैं, उनको हम हटा सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं अगर हमें डीपीएसपी को जो है वो इफेक्ट देना है। पर जो द आर्ग्यूमेंट एज्यूम द राइट्स वर अ हिंड्रेंस टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो आर्ग्यूमेंट है उसने ऐसा उसका अकॉर्डिंग जो है ये जो राइट्स है ये हिंड्रेंस है लोगों के वेलफेयर के लिए। ऑन द अदर हैंड जो कोर्ट है उसने ऐसा कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतने ज्यादा सेक्रेड है कि ये कभी भी जो है वो लिमिट नहीं किए जाने चाहिए। इवन अगर आपको अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी जो है अगर आपको वो भी अगर आपको इन्फोर्स करने हैं तब भी जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो इतने ज्यादा सेक्रेड और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये कंट्रोवर्सी है। इस कंट्रोवर्सी के पीछे अगर हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप है बिटवीन द राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये जो है कंट्रोवर्सी है बिटवीन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक इम्पॉर्टेंट रीजन है इसके पीछे। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जो है एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू एक्वायर पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी। ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही। पर कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्लियर कर दिया गया that property could be taken away by the government for public welfare। पब्लिक वेलफेयर के लिए जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ले सकती है। सिंस 1950 जो है वो गवर्नमेंट ने कई सारे लॉज बनाए जो कि जिन्होंने इस राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट कर दिया। बट दिस राइट वाज एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग डिबेट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इनके रिलेशनशिप के कारण जो है ये बहुत ही ज्यादा लंबी डिबेट चढ़ी इस टॉपिक पे ऊपर चली। फाइनली 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने एक डिसीजन दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पार्ट नहीं है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और देयरफॉर जो पार्लियामेंट है इसको एवरेज कर सकती है दिस राइट बाय एन अमेंडमेंट। इन 1978 44th अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट से जो है वो हटा दिया गया और इसको एक सिंपल लीगल राइट जो है 300 आर्टिकल 300 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस पे वो उसमें मेंशन करके और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया। तो इसके कारण जो है वो अब जो है वो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार मिल गया गवर्नमेंट को कि वो अगर लोगों के भले के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर कुछ एक्शन लेना चाहती है तो वो जो फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी अगर वो जो है वो उसको लिमिट कर सकती है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। और अब तो वो फंडामेंटल राइट रही नहीं भी रही है तो ऑफ कोर्स जो पब्लिक वेलफेयर के लिए वो काम कर सकती है सोसाइटी, और प्रॉपर्टी का जो राइट है उसको लिमिट कर सकती है। This generated another complicated debate. This related to the amendment of the constitution. The government was saying, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आया है कि बेसिक स्ट्रक्चर का क्या पार्ट है क्या नहीं है, ये चीजें आपको अभी इतना टेंशन नहीं लेना है। इसी बुक के अंदर आने वाले चैप्टर्स में हम बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और हम ये जानने वाले हैं कि 1973 में ही एक्चुअली में एक केस आया था, पर्टिकुलर केस केशवानंद भारती केस, और उसके अंदर जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो है वो जो जुडिशरी ने ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट जो है ये जुडिशरी का एक अनाउंसमेंट था और एक बहुत ही जो केशवानंद भारती केस है एक अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, इवन अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट तो उसके बिहाफ से अगर आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इन द हिस्ट्री ऑफ जो हमारे इंडिया का जो एक जुडिशियल सिस्टम है, जो पूरा ये जो सिस्टम है इसकी हिस्ट्री में इंडिया की जो पूरी मॉडर्न जो हिस्ट्री हमने फॉर्म की हुई है, अभी की जो हिस्ट्री चल रही है हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये पूरी पॉलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक लैंडमार्क है बेसिकली ये केशवानंद भारती जो केस है। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे कही थी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है ये, और ये अभी तक चल रही है और इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। This the government was saying that parliament can amend any part of the constitution। गवर्नमेंट का ऐसा कहना था कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट है चाहे कोई भी राइट हो, वो अमेंड कर सकती है। बट जो कोर्ट है वो कह रहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स। पर पार्लियामेंट ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, उनमें चेंज नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को। ये जो कॉन्ट्रोवर्सी ये बहुत ये सेटल की गई बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। In this case, the court said that there are certain basic features of the constitution. These cannot be changed by the parliament। तो हाँ 1973 में जो केशवानंद भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि जो एक सर्टेन बेसिक फीचर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो जो पार्लियामेंट वो उन्हें कभी भी चेंज नहीं कर सकती। उसके अलावा जो है वो जो पार्लियामेंट है वो कोई भी चेंजेस कर सकती है अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन में, पर जो है वो जो बेसिक फीचर्स है वो चेंज नहीं कर सकती। अब जो बेसिक फीचर्स है वो क्या है, क्या वो एक पर्टिकुलर लिस्ट है फीचर्स की जिन्हें हम बेसिक फीचर्स कहते हैं? नहीं। जो गवर्नमेंट जो हमारी जुडिशरी है वो टाइम सुप्रीम कोर्ट है जो हमारी जुडिशरी है वो टाइम टू टाइम जो है वो बताती है कि ऐसी क्या चीज है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जैसे जैसे केसेस आते जाते हैं उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो और एक्सपैंड करता जाता है और नई नई चीजें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती जाती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक चीजें नहीं लिखी कि बस इतनी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती, नहीं ऐसा नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही जो जुडिशरी है हमारी वो टाइम टू टाइम बताता है कि क्या जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, क्या क्या चीजें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसके बारे में हम अभी इतना हमें टेंशन नहीं लेना है, नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं। ये हम चैप्टर 9 में कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 उसमें हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं।
अभी हमें इतना इस पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हमारा चैप्टर कब कंप्लीट हो चुका है। अभी कंक्लूजन भी हम एक बार देख लेते हैं कि ज्योतिराव फुले जो हैं वो एक रेडिकल सोशल रिफॉर्मर जो थे वो महाराष्ट्र से, उन्होंने ऐसा लिखा, वी फाइंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द व्यू दैट राइट्स इंक्लूड बोथ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। मतलब जो राइट्स हैं लोगों के, उसके अंदर दोनों फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों आती है। और ये जो ज्योतिराव फुले की जो राइटिंग्स, इनमें हमें वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन मिलते हैं इस व्यू का, कि जो राइट्स है उनके अंदर फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों आती है। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट दिस आइडिया ऑफ राइट्स वाज फर्दर शार्पन्ड एंड एक्सपेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मतलब ये जो राइट्स है ये और ज्यादा इसको एक ब्रॉड जो है, इसको एक विजन दिया गया नेशनल मूवमेंट के टाइम पे इन राइट्स को, और इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक लॉन्ग ट्रेडिशन जो है, ये रिफ्लेक्टेड दिस लॉन्ग ट्रेडिशन, जो इतना जो लोग सोच रहे थे अपने राइट्स के बारे में, उसको रिफ्लेक्ट किया और इनको लिस्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको लिखा गया एज फंडामेंटल राइट्स एंड लिस्टेड द फंडामेंटल राइट्स। Since 1950, the judiciary has functioned as an important protector of rights. जुडिशरी को हम कस्टोडियन भी कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली वो कस्टोडियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्टर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स। मतलब पहले जो राइट्स थे वो बहुत ही लिमिटेड राइट, मतलब बहुत ही उनका जो स्कोप था वो बहुत ही लिमिटेड था। पर जो जुडिशरी है उसके जो इंटरप्रिटेशंस है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के कारण जो वो जो राइट्स है उनका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरी, और भी बहुत सारी जो राइट्स है, राइट टू लाइफ का जो स्कोप है वही काफी ज्यादा बढ़ गया। बाकी राइट्स का जो भी स्कोप है वो भी जो है जुडिशरी ने जो है अपने जो भी केसेस आते हैं, जो भी हियरिंग्स आते हैं, जो भी वो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, टाइम टू टाइम जो है वो राइट्स को जो स्कोप है उसको वो बढ़ जाता है। द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री फंक्शन विद इन दिस ओवरऑल फ्रेमवर्क। इसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो फंक्शन करती है। Rights enforce limitations on the functioning of the government and ensure democratic governance of the country। जो rights है वो enforce करते हैं limitation सरकार के ऊपर, कि आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को जो है वो arbitrary कुछ भी चीज करने से रोकते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नेंस है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। जो गवर्नेंस है उसका जो कैरेक्टर है वो डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन करना चाहिए, और ये इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ये राइट्स। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम आने वाले सेशंस जो हमारे आएंगे उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, और बाकी चैप्टर्स भी पूरी पॉलिटी की ये जो बुक है ये पूरी कंप्लीट करेंगी। आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।